मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। क्राइम की कहानियां तो आप हर रोज सुनते हैं, लेकिन आज जो वाकया, जो कहानी मैं आप सबको सुनाने वाला हूं, उसे सुनकर आप चौंकेंगे जरूर। यह मामला है आंध्र प्रदेश का। तारीख है 17 और 18 मई की। 17 और 18 मई यानी 17th एंड 18th मई 2023 की दरमियानी रात को आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के जिल्लेलापादू क्रॉस रोड पर एक महिला की लाश मिलती है। जब इस लाश पर लोगों की नजर जाती है तो लोग ऑब्वियसली आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और आउट ऑफ बेचैनी मैं कहूंगा, वो लाश के पास जाते हैं और वो रियलाइज करते हैं कि महिला की मौत किसी सड़क हादसे में हुई है, किसी वाहन ने उसे कुचला है, और फिर फौरन वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है। जिस जगह पर जिल्लेलापादू क्रॉस रोड पर यह लाश मिली थी, वो इलाका वेलीगंदला मंडल की हद में आता है। मतलब वेलीगंदला कमिश्नरेट की हद में पड़ने वाली वो जगह है जहां पर यह डेड बॉडी मिली थी। पुलिस की टीम वहां पहुंचती है और पुलिस की टीम आकर उस महिला की लाश को बरामद करती है। लाश को देखकर यह लगता है कि वो वाकई किसी सड़क हादसे का शिकार हुई है, क्योंकि जिस तरह से चोट के निशान थे उसके शरीर पर और जिस तरह से कपड़े वगैरह फटे हुए थे, उसे देखकर लग रहा था कि शायद कोई गाड़ी इस महिला को कुचलकर निकल गई है। और महिला की उम्र जो है, सरसरी तौर पर या ऊपरी तौर पर देखकर ऐसा लगता था कि शायद वो 30 से 40 के बीच में रही होगी। लेकिन इस महिला का एक्सीडेंट कैसे हुआ, कौन सी गाड़ी ने उसे हिट किया, जिस गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी कहाँ गई, क्या किसी ने एक्सीडेंट होते हुए देखा, ये तमाम सवाल पुलिस के जहन में थे और पुलिस को अब इस मामले की तफ्तीश करनी थी। यानी पुलिस को उस गाड़ी का पता लगाना था जिस गाड़ी के टक्कर से इस महिला की मौत हुई है। पुलिस जो उसकी परिपाटी है, जो काम करने का तरीका है, उसके मुताबिक पुलिस ने उस लाश को बरामद किया। बरामद करने के बाद उसे फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए यानी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर वो कानूनी कार्रवाई में जुट गई और एक्सीडेंट के लिए जो गाड़ी का कसूरवार है, जो जिम्मेदार है, उस गाड़ी की तलाश करने की कोशिश करने लगी। 17 और 18 मई की दरमियानी रात की यह घटना थी। जैसे ही आप समझिए कि 1-2 दिन गुजरे, इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के पास आ गई और जैसे ही पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली, पुलिस का दिमाग घूम गया। दिमाग पुलिस का इसलिए घूम गया क्योंकि जो मामला अब तक रोड एक्सीडेंट का लग रहा था, वो मामला रोड एक्सीडेंट का नहीं था, बल्कि इस महिला की किसी ने हत्या की थी और हत्या करके लाश को सड़क पर कुछ इस तरह से फेंक दिया था जिसे देखकर यह लगे कि महिला की मौत एक्सीडेंट में हुई है। यानी कातिल ने कत्ल करने के बाद मामले को भटकाने की पूरी कोशिश की थी और अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की थी, क्योंकि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर यह कंफर्म कर रहे थे कि महिला की मौत स्ट्रैंगुलेशन से यानी गला घोंटे जाने की वजह से हुई है। अब पुलिस के लिए ये एक्सीडेंट का मामला कत्ल के मामले में कन्वर्ट हो चुका था, बदल चुका था और अब पुलिस एक्सीडेंट के लिए जो गाड़ी जिम्मेदार है, जो गाड़ी का ओनर जिम्मेदार है, उसकी तलाश छोड़कर पुलिस इस महिला के कातिल की तलाश में लग गई। मतलब अब तक पुलिस एक गाड़ी को ढूंढ रही थी, लेकिन अब पुलिस गाड़ी नहीं बल्कि किलर को ढूंढ रही थी, कातिल को ढूंढ रही थी। उधर इस महिला की पहचान पता होने पर पुलिस ने इस महिला के पति से कांटेक्ट किया। महिला की पहचान जो है वो एम राधा के तौर पर हुई, जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल थी और उसके पति का नाम है कोटा मोहन रेड्डी, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और हैदराबाद में कोटा मोहन रेड्डी काम करता है। तो जब कोटा मोहन रेड्डी से पुलिस ने मुलाकात की, पुलिस ने ये बताया कि आपकी पत्नी की लाश हमें जिल्लेलापादू क्रॉस रोड पर मिली थी, जो एक रोड एक्सीडेंट का शिकार हुई थी, क्योंकि जब तक पुलिस ने राधा के पति कोटा मोहन रेड्डी को कांटेक्ट किया तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई थी और मर्डर की बात भी सामने नहीं आई थी। ऐसे में पुलिस ने जब उसके पति को बताया कि तुम्हारे पत्नी की मौत हो गई है और वो सड़क हादसे का शिकार हुई है, तो कोटा मोहन रेड्डी जो है वो बहुत हैरान हुआ। वो बिल्कुल सन्न रह गया ये सुनकर कि उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है और उसने बताया कि उसकी बीवी अब से कुछ रोज पहले यानी 11 मई को अपने घर से अपने पैतृक गांव यानी विलेज के लिए, नेटिव प्लेस के लिए निकली थी, जहां चौदेश्वरी फेस्टिवल के नाम से एक धार्मिक कार्यक्रम होता है जिसमें वो अपने दोनों बच्चों के साथ शामिल होने के लिए गई थी। अब कोटा मोहन रेड्डी का यह कहना था कि उसकी बीवी वहां से शहर वापस कब आई
और वापस भी आई तो जिल्ललापादू क्रॉस रोड पर वो कैसे पहुंची, वहां वो कैसे एक्सीडेंट का शिकार हुई, इन सारी चीज़ों के बारे में वो बिल्कुल अनजान था। और अपनी पत्नी की एक्सीडेंट में मौत के बारे में सुनकर वो बहुत दुखी हो चुका था और पुलिस के लिए भी उससे पूछताछ करना और ज़्यादा जानकारी उससे जुटाना मुश्किल हो रहा था। हालांकि पुलिस एक साथ कई तरफ से इस मामले की जांच करने में लगी हुई थी। सिर्फ पति से ही पूछताछ करके सच्चाई पता करना पुलिस के लिए ज़रूरी नहीं था, बल्कि पुलिस को सारे एंगल को एक्सप्लोर करना था, हर तरीके से यह पता करना था कि इस महिला की मौत कैसे हुई होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पता चल गया कि महिला की मौत जो है वो रोड एक्सीडेंट में नहीं बल्कि मर्डर की वजह से हुई है, तो पुलिस ने बड़ी खामोशी से अपने मामले की तफ्तीश जो है वो एक्सीडेंट से कत्ल की दिशा में मोड़ दी और पुलिस अब कत्ल के मामले की तफ्तीश कर रही थी। इसी सिलसिले में पुलिस ने राधा के घर वालों से बातचीत की, यानी राधा के मायके वालों से बातचीत की। और जब राधा के मायके वालों से बातचीत हुई तो एक नई कहानी निकलकर सामने आई। राधा के घर वालों ने बताया कि राधा का एक चाइल्डहुड फ्रेंड है, यानी बचपन का दोस्त, जिसका नाम है काशी रेड्डी। ये काशी रेड्डी जो है 16 और 17 तारीख को लगातार मैसेजेस करके राधा को मिलने के लिए वापस शहर में बुला रहा था। ये बात घर वालों ने बताई और साथ ही घर वाले अब ये भी आशंका जता रहे थे कि हो ना हो इस मौत के पीछे जो है काशी रेड्डी का ही हाथ हो सकता है। पुलिस को अब इस मामले की तफ्तीश में एक नया एंगल मिल चुका था, एक नए किरदार के बारे में जानकारी मिल गई, काशी रेड्डी के बारे में पता चल गया। और घर वाले इस मर्डर के पीछे जो वजह बता रहे थे, उसके पीछे वो बता रहे थे कि कोई पैसों का लेन देन या फाइनेंशियल डिस्प्यूट जो है राधा और काशी रेड्डी के बीच था। तो काशी रेड्डी जिस तरह से मैसेजेस कर करके बार बार राधा को बुला रहा था, उससे उनको लग रहा है कि इस मर्डर के पीछे काशी रेड्डी का हाथ है। तो अब जब तफ्तीश आगे बढ़ी तो पुलिस को यह भी पता चला कि काशी रेड्डी ने राधा को फोन करके उसी वेलिगंदला मंडल के एक बस स्टॉप पर, जिसका नाम है पामुरू बस स्टॉप, उस पामुरू बस स्टॉप पर मिलने के लिए बुलाया था और ये कहा था कि वो रुपयों की एक किश्त, एक इंस्टॉलमेंट उसे देगा। बेसिकली काशी रेड्डी चूंकि बचपन का दोस्त था और बहुत ही अच्छा मित्र था, तो काशी रेड्डी जब मुसीबत में था उस समय राधा और उसके पति ने मिलकर, कोटा मोहन रेड्डी ने मिलकर काशी रेड्डी को अब से कुछ साल पहले 50 लाख रुपए उधार दिए थे। ह्यूज अमाउंट, बहुत बड़ी राशि। और काशी रेड्डी अब ये रुपए वापस नहीं लौटा रहा था। तो इस रुपए के वापस नहीं लौटाने की वजह से जाहिर है पति पत्नी दोनों परेशान थे और वो लगातार काशी रेड्डी से अपने मेहनत की कमाई जो है वो वापस मांगते रहते थे। और अब घर वालों ने ये बताया कि काशी रेड्डी ने उन पैसों की एक किश्त चुकाने के लिए, एक इंस्टॉलमेंट देने के लिए राधा को मैसेजेस किए थे और राधा को मिलने के लिए पामुरू बस स्टैंड पर बुलाया था। ये आखिरी बातचीत घर वालों की तरफ से पुलिस को पता चली और पुलिस अब काशी रेड्डी के बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत कर चुकी थी। पुलिस की छानबीन अभी चल ही रही थी और काशी रेड्डी पर घर वाले शक भी जता रहे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। और शक जताने पर पुलिस ने काशी रेड्डी को हिरासत में भी लिया और उससे पूछताछ करने का फैसला किया। लेकिन थोड़ी ही देर की पूछताछ के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंच गई कि राधा रेड्डी की मौत से काशी रेड्डी का कोई लेना देना नहीं है। काशी रेड्डी से जो भी सवाल पुलिस ने पूछे, उसने उन सवालों का सही सही जवाब दिया। कोई भी मैसेज करने की बात से उसने अनभिज्ञता जताई। उसने कहा कि उसकी कोई बातचीत नहीं हुई है राधा रेड्डी से। और उसने ये भी बताया कि जिस वक्त का लोकेशन पामुरू बस स्टैंड का राधा रेड्डी बता रही है या फिर सीन ऑफ क्राइम का, जहां पर डेड बॉडी मिली थी, उस जगह पर वो गया ही नहीं है। तो पुलिस ने जब इन सारी चीज़ों को वेरीफाई किया तो पता चला कि वाकई काशी रेड्डी जो है वो सच बोल रहा है और राधा रेड्डी के कत्ल से काशी का कोई लेना देना नहीं है। तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के लिए तकरीबन ये बात साफ हो गई। अब पुलिस को ये लगने लगा कि अगर काशी रेड्डी, जिसके साथ मॉनिटरी डिस्प्यूट था, अगर उसने राधा की हत्या नहीं की है तो राधा की हत्या किसने की। अब ये मामला थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था और पुलिस ने राधा के मोबाइल फ़ोन की सीडीआर निकलवाई। और पुलिस ने जब राधा के मोबाइल फ़ोन की सीडीआर निकलवाई तो पुलिस ने ये नोटिस किया कि राधा को काशी रेड्डी के नाम से एक नहीं बल्कि कई मैसेजेस किए गए थे और ये सारे मैसेजेस अलग अलग मोबाइल नंबरों से किए गए थे, यानी सारे मैसेजेस
जो है अलग अलग सिम कार्ड का इस्तेमाल करके किए गए थे। ये अपने आप में एक अजीब बात थी। काशी रेड्डी पुलिस की हिरासत में था, वो कत्ल की बात से इनकार कर रहा था, मैसेजेस काशी रेड्डी के नाम से भेजे जा रहे थे, लेकिन काशी रेड्डी अपने मोबाइल फ़ोन से या किसी एक मोबाइल फ़ोन से मैसेज नहीं भेज रहा था और न ही उसे फ़ोन कर रहा था, बल्कि मैसेज भेजने वाला अलग अलग मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर काशी रेड्डी के नाम से राधा को बुला रहा था। ये सारी बातें बड़ी मिस्टीरियस पता चल रही थी और इसी सिलसिले में पुलिस जो है वो अब राधा रेड्डी के मोबाइल फ़ोन की सारी डिटेल निकालकर ये पता करने में जुट गई कि आखिर किन किन नंबरों से उसको मैसेजेस भेजा गया था। इसमें से कई नंबर पुलिस को स्विच ऑफ मिले, लेकिन पुलिस को टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक और क्लू इस मामले में मिला और वो क्लू ये था कि राधा रेड्डी को जो पहला मैसेज काशी के नाम से भेजा गया था, काशी रेड्डी उसके दोस्त के नाम से भेजा गया था, वो भेजा गया था संगारेड्डी पाटनचेरू रोड से, यानी एक पर्टिकुलर लोकेशन से वो मैसेज जो कातिल था उसने राधा को भेजा था। ये बात जब साफ हो गई तो पुलिस ने ये तय किया कि वो संगारेड्डी पाटनचेरू रोड के उस पर्टिकुलर जगह पर जाकर ये पता करने की कोशिश करेगी कि क्या यहाँ से किसी आदमी ने राधा रेड्डी को मैसेज भेजा था या नहीं भेजा था। इसी एक्सरसाइज में पुलिस ने पिन पॉइंट लोकेशन निकाली और निकालने के बाद पुलिस ने एक फ्रूट जूस सेलर को आइडेंटिफाई किया। ये बेसिकली शुगर केन का जूस यानी गन्ने का जूस जो है वो सड़क के किनारे बेचा करता था और इस गन्ने के जूस के विक्रेता के मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर कातिल ने राधा रेड्डी को फोन पर मैसेज भेजा था और मैसेज भेजकर उसे बुलाया था पामुरू बस स्टैंड में। पुलिस ने अब गन्ने का जूस बेचने वाले उस आदमी की पहचान कर ली थी। पुलिस की टीम उस आदमी के पास पहुंची, गन्ना जूस विक्रेता के पास, और उससे पूछा कि 17 तारीख की दोपहर को या शाम को आखिर उसके दुकान के पास से या उसके मोबाइल फोन से किसने मैसेज भेजा होगा, उसने क्या अपना मोबाइल फोन किसी को दिया था। तो गन्ने के जूस के विक्रेता ने, दुकानदार ने पुलिस को एक अहम बात बताई। उसने ये बताया कि उस रोज़ दोपहर को एक आदमी उसकी दुकान पर आया था जिसने ये कहा कि उसका मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गया है, वो किसी से बात करना चाहता है लेकिन बात नहीं कर पा रहा है, तो कुछ देर के लिए मुझे अपना मोबाइल फ़ोन दे दो। जब गन्ने के जूस के विक्रेता को ये बात एक ग्राहक ने कही, एक आदमी ने कही, तो उस दुकानदार ने अपना मोबाइल फ़ोन उस अजनबी आदमी को दे दिया। और इसके बाद गन्ने के जूस के दुकानदार का ये कहना था कि थोड़ी देर बाद उसने फ़ोन मुझे वापस दे दिया और मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पता है। इधर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चल गई कि गन्ने के जूस का विक्रेता जो है, जो दुकानदार है, उसके मोबाइल फोन में एक सिम कार्ड डालकर उस मोबाइल फोन से मैसेज राधा रेड्डी को भेजा गया था। लेकिन वो सिम कार्ड डालकर राधा रेड्डी को मैसेज भेजने वाला आदमी कौन था, ये बात गन्ने का जूस बेचने वाला आदमी नहीं बता पा रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली उसके लिए वो आदमी अजनबी था, वो पहचान नहीं सकता था। तो पुलिस ने जब उससे उस आदमी के बारे में पूछा तो उसने वो कोई कंक्रीट जवाब नहीं दे पाया। लेकिन जब पुलिस ने काशी रेड्डी का हुलिया और काशी रेड्डी की तस्वीर दिखाकर गन्ने के जूस के विक्रेता से इसके बारे में सवाल जवाब किए, तो गन्ने के जूस का जो सेलर था, जो विक्रेता था, उसने ये कहा कि नहीं, वो ये आदमी नहीं था जिसने उससे मोबाइल फ़ोन मांगा हो या लिया हो, वो काशी रेड्डी नहीं था। काशी रेड्डी का इस मर्डर में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये बात तकरीबन शुरुआती तफ्तीश में ही पुलिस के लिए क्लियर हो चुकी थी, साफ हो चुकी थी। और जब गन्ना का जूस बेचने वाले आदमी ने भी काशी रेड्डी के उसके दुकान में आने और उसका मोबाइल फ़ोन मांगने की बात से इनकार कर दिया, यानी काशी रेड्डी को पहचानने से इनकार कर दिया, तो पुलिस इस बात को लेकर और कंफर्म हो गई कि मर्डर में काशी रेड्डी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब पुलिस के दिमाग में ये चल रहा था कि अगर ये काशी रेड्डी नहीं है तो कौन है। पुलिस ने अब राधा रेड्डी के तमाम नज़दीकी लोगों के बारे में जानकारियां जुटानी शुरू की और जिन जिन लोगों की तस्वीरें पुलिस को मिली, वो सारी तस्वीरें उसने गन्ना जूस बेचने वाले आदमी को दिखाई। इन्हीं तस्वीरों में एक तस्वीर राधा रेड्डी के पति कोटा मोहन रेड्डी का भी था। पुलिस ने जब कोटा मोहन रेड्डी की तस्वीर गन्ने का जूस बेचने वाला आदमी को दिखाई, तो वो जूस बेचने वाला आदमी देखते ही पहचान गया कि अरे ये यही आदमी था जिसने मुझसे मोबाइल फ़ोन लिया था और कहा था कि उसका मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गया, वो कुछ देर के लिए
मेरा मोबाइल फ़ोन यूज़ करना चाहता है। ये बात सुनते ही पुलिस के भी कान खड़े हो गए, क्योंकि अब तक तो कोटा मोहन रेड्डी अपनी बीवी की मौत पर बहुत दुख जता रहा था। मर्डर तो बहुत दूर की बात, वो कह रहा था कि मेरी बीवी का एक्सीडेंट कैसे हो गया मुझे नहीं पता, मेरी बीवी गाँव गई थी मेरे दोनों बच्चों को लेकर वहाँ एक फंक्शन अटेंड करने के लिए, और यहाँ पुलिस की तफ्तीश कुछ और कहानी बता रही थी। पुलिस की तफ्तीश बता रही थी कि काशी मोहन रेड्डी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि राधा जिसकी हत्या हुई है उसका पति कोटा मोहन रेड्डी ही इस मामले में शामिल है, क्योंकि गन्ने का जूस बेचने वाला आदमी आखिरी बार उसके मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले आदमी के तौर पर कोटा मोहन रेड्डी की पहचान कर चुका था। अब पुलिस ने राधा के पति कोटा मोहन रेड्डी को पकड़ा और बहुत सख्ती से उससे पूछताछ शुरू की। जब उससे पूछताछ शुरू की तो उसने आखिरकार पुलिस के इन्वेस्टिगेशन, पुलिस की पूछताछ और दबाव के आगे अपना जुर्म कबूल कर लिया और यह मान लिया कि उसी ने 16 और 17 मई की दरमियानी रात को अपनी बीवी राधा रेड्डी की, एम राधा रेड्डी की हत्या की थी। यह हत्या क्यों की और कैसे की, अब यह बड़ा सवाल था जो पुलिस जानना चाहती थी। तो पहले आपको बताता हूं कि कोटा मोहन रेड्डी ने राधा की हत्या कैसे की। कोटा मोहन रेड्डी जो है वो अपनी पत्नी से जाहिर है चिढ़ा हुआ था, नाराज था, क्योंकि कोई अगर प्यार करता हो तो कत्ल तो करेगा नहीं। क्यों गुस्से में था वो वजह मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये समझिए कि मर्डर उसने किया कैसे। मर्डर करने के लिए उसने ये तय किया कि वो काशी रेड्डी बनकर जो है अलग अलग नंबरों से अपनी बीवी को मैसेज करेगा और मैसेज करके किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर बुलाएगा। पुलिस की तफ्तीश में भी ये बात तकरीबन साफ हो चुकी थी। वो अलग अलग सिम कार्ड लेकर अपनी बीवी को मैसेजेस कर रहा था और पहला मैसेज उसने उसी गन्ने के जूस के दुकानदार से मोबाइल फ़ोन मांगकर किया था और मोबाइल से मैसेज करके उसने अपनी बीवी को पामुरू बस स्टैंड पर बुलाया था और ये बताया था कि वो काशी रेड्डी है, वो कुछ पैसे देना चाहता है वापस, तो इसीलिए राधा उससे पैसे पिक करने के लिए चली आए। राधा चूंकि बहुत डिस्पैरेट थी अपने पैसों को लेकर, वो चाहती थी कि पैसे उसे मिले, तो जैसे ही काशी रेड्डी के नाम से मैसेज आया, राधा पामुरू बस स्टैंड पहुंच गई। काशी रेड्डी को तो पता ही नहीं था कि ये सब हो रहा है उसके पीठ के पीछे, लेकिन इन सारी चीज़ों के पीछे राधा का पति कोटा था। तो जब कोटा मोहन रेड्डी ने देखा कि उसकी बीवी पामुरू बस स्टैंड पहुंच गई है, तो वो बस स्टैंड आ पहुंचा और उसने अपनी बीवी से पूछा कि अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो गाँव में होना था बच्चों के साथ, तुमको तो वहाँ फंक्शन अटेंड करना था, लेकिन तुम यहाँ कैसे आ गई। तो राधा ने कहा कि वो तो रुपए लेने की आई है, क्योंकि काशी रेड्डी जो है वो रुपए देने की बात कह रहा था और इस बस स्टॉप पर ही मिलने बुलाया था, इसलिए वो मिलने के लिए आई है और वो चाहती है कि रुपए ले, जो भी पैसा रिकवर कर सकती है करे। लेकिन अब यहाँ पति पत्नी एक दूसरे को मिल चुके थे, पति के दिमाग में साजिश चल रही थी और बीवी को इस बात का कोई दूर दूर तक अंदेशा नहीं था, कोई ख्याल नहीं था। खैर जब पति पत्नी मिल गए तो पति ने यह कहा कि चलो काशी मोहन रेड्डी तो यहाँ मुझे भी नहीं दिख रहा, लेकिन आओ अब तुम्हें घर छोड़ते हैं। उसके बाद उसने राधा को अपनी गाड़ी में बिठा लिया, उसके पति कोटा मोहन रेड्डी ने, और बिठाने के बाद एक सुनसान रास्ते पर ले गया, जहां ले जाकर पहले से चूंकि इसके दिमाग में प्लानिंग थी, उसने अपनी बीवी का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या कर देने के बाद उसने लाश को उसी जिल्ललापादू क्रॉस रोड के पास एक सुनसान सड़क पर फेंक दिया और लाश फेंकने के बाद अपनी गाड़ी से, अपनी कार से उसकी डेड बॉडी को कई बार कुचला। इसलिए कुचला ताकि देखने वालों को, पुलिस को ये लगे कि यह मामला रोड एक्सीडेंट का है। और जैसा कि आपको पता है 17 और 18 मई की दरमियानी रात को यह घटना हुई थी और उसके बाद जब डेड बॉडी पुलिस ने रिकवर की, पुलिस ने देखी, तो पुलिस को लगा कि यह मामला वाकई एक्सीडेंट का है। शुरू में पुलिस इसे एक्सीडेंट का ही मामला मानकर चल रही थी। तो इस तरह से कोटा मोहन रेड्डी ने बड़े ही शातिराना तरीके से अपनी बीवी की हत्या की साजिश रची और उस हत्या को काशी मोहन रेड्डी के नाम से वो अंजाम देना चाहता था। अब सवाल है कि इस पूरे मामले से काशी मोहन रेड्डी का आखिर इतना क्या लेना देना है, और दूसरा ये कि मर्डर की वजह क्या है। तो बेसिकली मर्डर की वजह ही काशी मोहन रेड्डी है। काशी मोहन रेड्डी राधा का बचपन का दोस्त था और राधा के कहने पर ही उसके पति कोटा मोहन रेड्डी ने और खुद राधा ने, इन दोनों ने मिलकर काशी मोहन रेड्डी को 50 लाख रुपए उधार दिए थे। ये 50 लाख रुपए काशी मोहन रेड्डी राधा को और उसके पति को वापस नहीं लौटा रहा था और पति पत्नी के बीच में इस 50 लाख रुपए को लेकर झगड़े शुरू हो गए थे। असल में कोटा मोहन रेड्डी लगातार अपनी बीवी राधा को
एक्यूज किया करता था, उस पर इल्ज़ाम लगाया करता था कि उसी ने 50 लाख रुपए डुबा दिए। अगर उसने अपने नालायक दोस्त काशी मोहन रेड्डी को ये रुपए नहीं दिए होते तो आज उन्हें इन 50 लाख रुपयों के लिए इतना परेशान नहीं होना पड़ता। उनके मेहनत की गाढ़ी कमाई जो है उसके बचपन के दोस्त ने हड़प कर ली। अब जब रिश्ते खराब होते हैं तो बात का बतंगड़ बन जाता है, चीज़ें लगातार बिगड़ती जाती हैं। अब जो पति है कोटा मोहन रेड्डी, उसको ये लगने लगा था कि उसकी पत्नी शायद काशी मोहन रेड्डी के साथ इन्वॉल्व भी है, किसी रिलेशनशिप में है। और ये बात जो है कोटा मोहन रेड्डी को बहुत ज़्यादा इरिटेट करती थी। मतलब एक तो काशी मोहन रेड्डी 50 लाख रुपए हड़प चुका था, दूसरा कोटा मोहन रेड्डी को ये लगता था कि उसकी बीवी राधा जो है काशी मोहन रेड्डी के साथ किसी रिलेशनशिप में है। तो ये दो वजहें थी कि वो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा चिढ़ता था और इसी चिढ़ के मारे, इसी जलन के मारे वो राधा की हत्या करना चाहता था और इस हत्या के लिए उसने फुल प्रूफ प्लानिंग बहुत ठंडे दिमाग से रची थी। इसी प्लानिंग के तहत उसने अपनी बीवी को 11 मई को बच्चों के साथ गांव भी भेज दिया था और उसके बाद फेक आइडेंटिटी से, काशी मोहन रेड्डी की आइडेंटिटी से लगातार मैसेजेस करके उसने अपनी बीवी को एक ठिकाने पर बुलाया और घर वालों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। घर वालों को लग रहा था कि काशी मोहन रेड्डी ने ही बुलाया है और कोटा मोहन रेड्डी जो उसका पति है उसने आखिरकार अपनी बीवी को धोखे से बुलाकर एक तरह से उसको किडनैप कर लिया और किडनैप करने के बाद उसकी हत्या करके लाश फेंक दी। लेकिन पुलिस ने तफ्तीश की और एक एक करके सारी कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस ने इस मामले का खुलासा भी कर दिया। तो ये थी पूरी कहानी जिसमें इन्वेस्टिगेशन पुलिस का अनडाउटेडली बहुत बढ़िया रहा, जिसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और दूसरा ये कि किस तरह से उसके पति ने इतनी गहरी और शातिराना साजिश रची, लेकिन इतनी कोशिश करने के बावजूद उसका पति जो है आखिरकार पकड़ा ही गया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये पूरी कहानी थी। आई होप कि आप लोगों को ये कहानी, इस कहानी ने चौंकाया ज़रूर होगा, जैसा कि मैंने कहानी की शुरुआत में ही आप सबसे ये बात कही थी। एक बात और, चूंकि ये कहानी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी मेरे हिसाब से, किरदार तो 3 ही थे लेकिन जितने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से इस पूरी साजिश को, इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को उसने रचा था वो बड़ी उलझाने वाली थी। तो मुझे नहीं पता कि मैं ठीक से कन्वे कर पाया हूँ या नहीं। अगर ये स्टोरी प्रॉपरली आप लोगों को समझ में आई हो, मतलब मेरे बोलने में अगर कोई कमी नहीं रही हो, तो फिर थैंक यू वेरी मच। आप लोग कमेंट कीजिए और अगर कहीं पर आप लोगों को कोई मिसिंग लिंक्स जैसी बात लगी तो प्लीज़ उसके बारे में भी लिखकर मुझे ज़रूर बताइए।